नमस्कार दोस्तों, द सिविल्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी की ऑप्शनल वीडियो का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी को कैसे आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, इवन दो पीसीएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। उससे पहले आपको एक और वर्क करना होगा, वो है आपका घर का वर्क, जिसमें आपको 10 इयर्स के क्वेश्चंस देखने होंगे कि 10 इयर्स के क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है और क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये एक्सप्लेनेशन आराम से समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यहाँ हम ज्योग्राफी की बात करेंगे कि ज्योग्राफी में कैसे पढ़ा जाता है, इवन दो ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही था कि ज्योग्राफी में सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी क्या है कि इसका डिस्क्राइब ऑफ आवर डिस्क्राइब ऑफ आवर अर्थ with respect to ह्यूमन। यानी अगर आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ें, ज्योग्राफी के बारे में समझें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ज्योग्राफी जो है वो डिस्क्राइब करता है अर्थ के बारे में, और अर्थ के बारे में डिस्क्राइब किसके ऊपर करेगा, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आप देखिए अर्थ पर रहता कौन है, इवन दो ह्यूमन ही रहता है, तो ह्यूमन जो है वो अर्थ के बारे में एक संबंध को दर्शाता है, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑप्शनल में पहला ही आपका टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, कि जियोमॉर्फोलॉजी सिर्फ अर्थ के ऊपर जितनी भी लैंडस्केप हैं, जितने भी संरचना हैं, उनके बारे में वर्णन करता है। ध्यान रखिए, ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी दोनों में डिफरेंस यही है। ज्योग्राफी ह्यूमन के रिलेटेड बात करता है, जबकि जियोमॉर्फोलॉजी सिर्फ अर्थ के स्ट्रक्चर पे बात करता है, अर्थ के लैंडस्केप पे बात करता है कि क्या उसकी लैंडस्केप है, क्या प्रोसेस रही है, क्या प्रोसेस नहीं रही है। ठीक है, ये आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी क्या है और जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, या डिफरेंस क्या है इन दोनों में। मेन चीज यहां आपको, मेरा उद्देश्य यही है कि क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, इवन दो कैसे आपको पढ़ना है, ऑप्शंस कैसे तैयार करना है। कोशिश करूंगा कि जितनी कोशिश हो सकती है उन क्वेश्चन को लाने की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि ज्योग्राफी इवोल्यूशन कहां से हुआ। आपको पहले यह पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको यह समझ में आएगा कि इवोल्यूशन कहां से हुआ, वहां से आपकी थॉट प्रोसेस होना चालू हो जाएगी। क्योंकि उस समय बहुत बड़ी बात थी ज्योग्राफी थॉट को डेवलप करना, क्योंकि ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है, काफ़ी साइंटिस्ट, काफ़ी ज्योग्राफर्स का हाथ रहा है। ठीक है, और ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपका आसान तरीका यही है कि आपको उनकी थॉट प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि प्रोसेस ही जो है वो मस्ट है किसी भी लैंडस्केप को एक्सप्लेनेशन करने में। ज्योग्राफी ऑफ इवोल्यूशंस को दो पीरियड में बांटा गया था, ये याद रखिए, एक एंशिएंट क्लासिक पीरियड, एक मॉडर्न क्लासिक पीरियड। ठीक है, एंशिएंट क्लासिक पीरियड था 6 बीसी से 300 बीसी, जहां ग्रीक ज्योग्राफर्स डेवलप किए थे। और ग्रीक ज्योग्राफर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि वहां उस समय ऐसे चीजों को विस्तृत वर्णन करना चाहते थे जो ईश्वर के द्वारा उत्पाद किया गया है, ईश्वर के द्वारा प्रोडक्ट दिया गया है। यानी इसका मतलब ही यही था, उस समय ग्रीक पर पॉप का आधिपत्य था, और अगर पॉप का आधिपत्य होगा तो वो किस प्रकार से डेवलप करेंगे। इवन दो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने साइंटिफिक स्टडी की, परंतु बहुत सूक्ष्म मात्रा में की, उन्हें एक व्यापक संरचना, कोई आधार नहीं मिल पाया था। तो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था कि ज्योग्राफी को आप दो टाइम पीरियड्स में पढ़ना शुरू कीजिए, एक है एंशिएंट क्लासिक पीरियड, दूसरा मॉडर्न क्लासिक पीरियड। एंशिएंट क्लासिक पीरियड में हम ग्रीक ज्योग्राफर की बात करेंगे, जहां ग्रीक ज्योग्राफर में क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे कि
कौन कौन से ज्योग्राफर थे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, या किसने किस प्रोसेस के बारे में बताया है, उस प्रोसेस की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट हेरोडोटस की बात करते हैं कि आखिर हेरोडोटस ने क्या कहा था। ग्रीक ज्योग्राफर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस महान इतिहासकार थे। आप जानते हैं इतिहास के संस्थापक या फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को ही कहा जाता है, लेकिन इन्होंने इतिहास को ज्योग्राफी से संबंध स्थापित करने की कोशिश की और इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का वर्णन किया जो आगे चल के काफी क्रांति का रूप धारण कर लिए। ज्योग्राफी में जो शब्दों को उन्होंने वर्णन दिया है उन वर्णनों पर हम चर्चा करेंगे, उन थॉट प्रोसेस पर हम चर्चा करेंगे। हेरोडोटस जो थे उन्होंने सबसे पहले ही डेल्टा के बारे में बताया था कि डेल्टा शब्द का उत्पत्ति हेरोडोटस ने ही की थी। आज हम चर्चा करेंगे ग्रीक ज्योग्राफर के बारे में, जिसमें सबसे पहले है हेरोडोटस। हेरोडोटस एक महान इतिहासकार के साथ साथ एक महान ज्योग्राफर भी थे, जिन्होंने इतिहास से संलग्नता भूगोल को दिखाया, भूगोल की संलग्नता इतिहास के साथ दिखाई। इन्होंने हेरोडोटस ही थे जिन्होंने डेल्टा शब्द की उत्पत्ति की थी, हेरोडोटस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था कि इन्होंने एक थॉट दिया था कि इजिप्ट इज गिफ्ट ऑफ नील। आखिर इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये अफ्रीका का मैप है, ये नील रिवर है और ये इजिप्ट है। हेरोडोटस इसी समय तिरिन सी के ऊपर भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा नील रिवर के बारे में। तो उन्होंने नील रिवर में देखा कि इजिप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा संसाधन क्षेत्र बनता जा रहा है, डेवलपमेंट में चल रहा है। तो आखिर उनके दिमाग में ये क्या आया, आप इसको ब्रेक करके देखिए कि यहाँ वो बोलना क्या चाहते हैं कि इजिप्ट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नील। यानी यहाँ बात करते हैं कि यहाँ नील नदी है, यानी ये क्या है, ये लोकेशन, यहाँ लोकेशन एनालाइज की बात चल रही है कि किस प्रकार से लोकेशंस को एनालाइज किया जाए। लोकेशन एनालाइज की बात किया जाता है कि आप अगर इस लोकेशंस में हैं तो इस लोकेशंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, उस पर आप चर्चा करेंगे, या वो लोकेशंस क्या एनालाइज करना चाहती है। यही आपका एक और शब्द आता है एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल डिफरेंशिएशन। तो आप देखेंगे कि यहाँ इस शब्द को अगर हम तोड़ें, इस थॉट प्रोसेस को तोड़ें कि इजिप्ट इज अ गिफ्ट ऑफ नील, तो ये क्या कर रहा है, ये दो शब्दों में टूट रहा है। एक लोकेशन एनालाइज, दूसरा एरियल डिफरेंशिएशन। यानी ये नील नदी आपको यहाँ समझाती है कि देखिए यहाँ पर आपकी लोकेशंस जो है, या यहाँ पर आपकी इकोनॉमी किस प्रकार से होगी, यहाँ आपकी कृषि कैसी होगी। क्योंकि आप ये देख ही रहे हैं कि जहाँ पानी होगा, जहाँ सिंचाई के साधन होगा, वहाँ कृषि का डेवलपमेंट होगा, कृषि का विकास होगा। अगर यही शब्द आपको दे कि नॉर्थर्न रीजन इज अ गिफ्ट ऑफ गंगा या गैंगेटिक रीजन, तो आप सेम वही चीज़ यहाँ है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि यहाँ आपको लोकेशन एनालाइज के बारे में व्याख्या की जा रही है। ये यूपीएससी में क्वेश्चंस आ चुका है कि इजिप्ट इज अ गिफ्ट ऑफ नील। इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए।
मैंने यहाँ 2 ब्रेक में देखा है कि इजिप्ट क्या है, यानी लोकेशन एनालाइज है कि लोकेशंस को कैसे एनालाइज किया है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा संसाधन परिपूर्ण होगा। उसका रीज़न है कि यहाँ पर नील नदी है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही था कि यहाँ डेल्टा को देखा और नील नदी को देखा और उसके बाद उन्होंने ये शब्द को वर्णन किया। नेक्स्ट हम आते हैं कि आखिर हेरोडोटस ने डेल्टा को बताया कैसे या डेल्टा को समझा कैसे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका पहला ही टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लैंड प्रोसेस की बात करेंगे। लैंड प्रोसेस में सबसे पहले हेरोडोटस थे जिन्होंने डेल्टा के शब्द की व्युत्पत्ति की। उसके बाद इन्हीं हेरोडोटस ने कहा कि इजिप्ट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नील रिवर। जो ये नील रिवर है वो अफ्रीका के लिए, इथोपिया या इजिप्ट के लिए किस प्रकार से एक गिफ्ट की उपहार दिया गया है, उस पर आपको विस्तृत चर्चा करना है। तो उसके लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन एनालाइज को उन्होंने तोड़ा, बेसिक विश्लेषण के बारे में उसको चर्चा करना था। उसके बाद एरियल डिफरेंशिएशंस के बारे में चर्चा करना था। यानी आप इवोल्यूशंस ऑफ ज्योग्राफी में आप एक बात को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से आपको परिचर्चा करना है, इसके बारे में आपको तय करना है। तो आखिर में हेरोडोटस ने बोला क्या है एक्चुअली, तो आप एक बात को समझिए कि यहाँ जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि नील नदी में एक लोकेशन एनालाइज को देखते हैं, इवन दो लोकेशन एनालाइज के साथ एरियल डिफरेंशिएशन को देखते हैं, तो ज्योग्राफर के दिमाग में एक नई अप्रोच आई कि यहाँ क्यों ना हमें ज्योग्राफी को एक एरियल डिफरेंशिएशन के साथ साथ लोकेशन के साथ साथ एनालाइज करना चाहिए कि यहाँ पर कैसा उसका स्थानिक वितरण है और कैसा स्थानिक विश्लेषण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने इन सब की बात की। यानी ज्योग्राफी में एक नई, हेरोडोटस एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत सारी क्रांतियां लेकर आए ज्योग्राफी को लेकर के। जो आगे जो अन्वेषक थे, ज्योग्राफी को डेवलप करने वाले थे, उनके लिए एक महान साबित हुए। इवन दो उन्होंने डेल्टा शब्द की व्युत्पत्ति की, तो उसमें एक और समझ में आया कि डेल्टा आखिर में बनता कैसे है। यहाँ ज्योग्राफी में ज्योग्राफर ने एक बात को और समझा कि क्या नील नदी डेल्टा बना रही है, तो वो किस प्रकार, अर्थात यहाँ डेल्टा की फॉर्मेशन की बात स्टार्ट हो गई कि डेल्टा कैसे फॉर्मेशन हो रही है। तो वैसे भी आप देखिए कि यहाँ साइज ऑफ डेल्टा की बात आगे होगी। साइज ऑफ डेल्टा के साइज होने से क्या इम्पैक्ट आएगा या क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो हेरोडोटस एक महान इतिहासकार के साथ साथ एक भूगोल के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने भूगोल का अध्ययन एक डिफरेंट डायमेंशंस में क्रिएट करने की कोशिश की। इसी क्रम में आगे आते हैं एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई फॉर्मेशन दी। इन्होंने कहा कि जो स्प्रिंग की फॉर्मेशंस कैसे होती है, स्प्रिंग यानी झरना, यहां इन्होंने झरने की फॉर्मेशंस की बात की। यानी जैसे जैसे एरिस्टोटल आगे बढ़े, वो फॉर्मेशंस को विश्लेषण करने की कोशिश की और बताया कि कैसे बहुत तेजी से पानी गिरता है और वहां पर रॉक की संरचना, रॉक की पारगम्यता, रॉक की कठोरता, इन सब की बातों पर निर्भर करता है। तो एरिस्टोटल भी एक महान ज्योग्राफर के रूप में उभर कर आए, जिन्होंने स्प्रिंग ऑफ फॉर्मेशंस की बात की है। याद रखना कि मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मेशन से ही आगे चल के हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हुई हैं, यूजफुल हुई हैं, क्योंकि इन फॉर्मेशन से, इन प्रोसेस से ही हमने ज्योग्राफी को अप्लाइड करने की कोशिश की है। क्योंकि जब तक हमें पहले बैकग्राउंड नहीं मिलता, हम किसी में रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो स्प्रिंग ऑफ फॉर्मेशंस की बात की एरिस्टोटल ने। इन्होंने एक बात और की थी, इन्होंने ये कहा, इन्होंने कोशिश की समझाने की अर्थक्वेक यानी भूकंप, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। एरिस्टोटल ने दो शब्दों की, दो फॉर्मेशंस की बात की। एक स्प्रिंग ऑफ फॉर्मेशंस कि कैसे झरने से पानी गिरता है, पहली चीज। दूसरी थी अर्थक्वेक यानी भूकंप और ज्वालामुखी।
इन्होंने कोशिश किया कि भूकंप और ज्वालामुखी को फॉर्मेशंस बताने के लिए इन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी के अंदर यहां बहुत सारी गैस हैं, यहां बहुत सारी गैस हैं और ये गैस एक निकास नली द्वारा, एक निकास नली द्वारा निकलती हैं और विस्फोट करती हैं, जिससे पृथ्वी पर भूकंप आता है और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। इन्होंने अर्थक्वेक और वोल्केनो को इस तरीके से समझाने की कोशिश की और आगे अन्वेषकों ने इस पर ही विचार किया और जितने भी ग्रीक फिलोसोफर थे वो सब ने इनको सहमति प्रकट की। ठीक है, अब इसी क्रम में हमें पॉलिबियस भी थे। पॉलिबियस ने ये पृथ्वी की बहुत सारी संरचनाओं के बारे में पढ़ने की कोशिश की है, बहुत सारे आकृति के बारे में पढ़ने की, लेकिन हमने आपसे बोला था कि हम इनके मेन कैरेक्टर को बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से मेन कैरेक्टर ने क्या डेवलपमेंट कोशिश करने की कोशिश की है। तो आगे हम चलते हैं इनके बारे में। जो मेन रोमन ज्योग्राफर हुए हैं, इन्होंने इसमें सबसे महान योगदान रहा वो रहा स्ट्रैबो का। स्ट्रैबो एक महान भूगोल अध्ययन थे, यानी ये हर एक भूगोल की हर एक विधि का अध्ययन करने की कोशिश की इन्होंने, हर एक परिप्रेक्ष्य को देखने की कोशिश की, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो स्थानिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो और चाहे वो भौगोलिक दृष्टिकोण से हो। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि साइज ऑफ डेल्टा की बात की कि डेल्टा का आकार क्या है और डेल्टा का आकार किस बात पर निर्भर करता है। ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हुई, इवन दो आज के समय में भी ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है डेल्टा की, क्योंकि पहले क्या था कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती थी डेल्टा की फॉर्मेशंस क्या है। तो डेल्टा की फॉर्मेशन के साथ साथ इन्होंने कोशिश की, वर्णन की कि उसके आकार का विश्लेषण किया जाए और उस आकार का विश्लेषण डिपेंड किस पर करता है उस बात को। यहाँ साइज ऑफ डेल्टा में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे डेल्टा वेरी होता है, इनकी संरचना, इनकी स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स, इवन दो इनकी इरोजनल कैपेसिटी जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे डेल्टा का आकार भी चेंज होता है। तो ये सबसे बड़ी थ्योरी थी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे पुटअप होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको डेल्टा समझ में आना चाहिए कि डेल्टा की फॉर्मेशंस कैसे होती है। दूसरी चीज हमें यह समझ में आना चाहिए कि डेल्टा बड़ा या छोटा क्यों हो जाता है, कभी कोई बड़ा बनाता है, कोई छोटा बनाता है, आखिर क्यों। जैसे मैं एक क्वेश्चंस बताता हूं, हिमालय की नदियां जो हैं वो बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वो छोटा डेल्टा बनाती हैं। उसका कारण बताइए या संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। स्ट्रैबो थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो डेल्टा का वेरिएशन होता है, डेल्टा छोटा या बड़ा होता है, वो 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज कि नदी कितनी बड़ी है, उसका आकार कितना बड़ा है, हमें पहले यह जानना होगा। दूसरी चीज कि उसकी अपर्दन क्षमता कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि अपर्दन क्षमता कम है तो वो आकार कम भी हो जाएगा और डेल्टा छोटा भी हो जाएगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि चट्टानों की संरचना कैसी है। अगर चट्टानों की संरचना कठोर है तो आप जानते हैं कि अपर्दन कम होगा, चट्टानों की संरचना मुलायम है तो इरोजनल कैपेसिटी ज्यादा होगी। यानी स्ट्रैबो ने साइज ऑफ डेल्टा में ये एक महान क्रांति लेकर आए। इन्होंने कहा कि किस प्रकार से डेल्टा का वेरिएशन होता है। इवन दो आप एक बात को समझिए कि अगर क्वेश्चंस आता है कि हिमालय की नदियां डेल्टा को बहुत बड़ा बनाती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा छोटा बनाती हैं, तो उसको आपको स्ट्रैबो की ही फॉर्मेशन में इन 3 बातों का जिक्र करना है, आपका क्वेश्चंस पूरा हो जाएगा। ठीक है,
तो इसी चीज को आप समझिए कि किस प्रकार से डेल्टा फॉर्मेशन हुआ। और अब मैं एक डेल्टा फॉर्मेशन की भी बात कर देता हूं कि डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी रिवर है जहां से ओरिजिन होती है वहां फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो मिडिल टर्म में आती है फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाता है। और जब वहाँ डेल्टा की बात आती है ओल्ड पीरियड में, क्योंकि ये ओल्ड पीरियड आकृति है सब और ओल्ड स्टेज की आकृति है, तो ये डेल्टा की फॉर्मेशन क्या हुई। सबसे पहली चीज गिलबर्ट ने कहा कि जो हमारी वेलोसिटी है, यानी जो रिवर ऑफ वाटर का वेग है, यानी जो पानी इस नदी का वेग है, वो ट्रांसपोर्टेशन के परिवहन के छठी घात के अनुपाती होता है। यानी मान लीजिए कि अगर वेग 2 गुना बढ़ रहा है तो ये कितना बढ़ेगा, 2 की पावर 6, ठीक है। यानी ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या था कि जिस प्रकार से अगर नदी का वेग बढ़ेगा तो परिवहन शक्ति, यानी यहां पर जितनी भी रॉक्स वगैरह होंगी, सिल्ट वगैरह होगा, सेडिमेंट होगा, वो छठे घात के अनुपाती होगा, यानी वो उससे भी ज्यादा लेकर आएंगे। लेकिन डिपेंड क्या करता है उसकी स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, के चट्टान की संरचना कैसी है, क्या कठोर है या मुलायम है। तो इन्होंने कहा कि देखिए डेल्टा फॉर्मेशन में क्या है कि यहां जब आपकी आकृति जैसे ही ये आती है समुद्र के पास, तो समुद्र के पास में क्या होगा कि जो डेल्टा फॉर्मेशन है, यहां नदी का वेग जो है वो कम हो जाएगा, और नदी का वेग कम हो जाएगा तो यहां से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जब दूसरी चीज होगी, जब इससे भी नदी का वेग कम हो जाएगा तो यहां से ये डिपोजिशन होता चला जाएगा, इससे भी नदी का वेग कम हो जाएगा तो यहां से ये डिपोजिशन होता चला जाएगा। यानी जिस प्रकार से इस नदी का वेग कम हो जाएगा वैसे ही उसकी एनर्जी जो है, यानी उसकी जो क्षमता है, जो ऊर्जा है वो ले जाने की, वो कम हो जाएगी और वो वहीं के वहीं डिपोजिशन कर देगा। इन डेल्टा के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था कि हमें यह पता होना चाहिए कि साइज ऑफ द रिवर, के रिवर कितना बड़ी है, उसी हिसाब से जल का वेग आएगा, और जल का वेग आएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन कितना लेकर आएगा, ये डिपेंड करता है चट्टानों की संरचना पर, ठीक है। इरोजनल कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे वो इरोजन लेके आए तो आपने देखा कि ओशंस के पास क्या हुआ, वो एनर्जी कम हो गई, और जब एनर्जी यानी ऊर्जा कम हो रही है तो नदी का वेग भी कम हो गया, और जब नदी का वेग कम हो गया तो यहां पर लाने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो गई, और उसने वहीं के वहीं डाल दिया, यानी वहीं के वहीं धकेल दिया। और जब इसके ऊपर जो भी गाद थे, सेडिमेंट थे, सिल्ट थे, वो यहीं के यहीं धकेल दिए, तो फिर आप देखते हैं कि छोटी छोटी वितरकाओं कैसे टूट जाती है। ये टूट कैसे जाती है, क्योंकि यहां इससे कम है, इस वाली एनर्जी को अगर आप देखें दूसरी वाली एनर्जी से, तो ये एनर्जी, मान लीजिए मैं अगर इस एनर्जी का नाम दूं E1, E2 और E3, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी, E3 में, उसके बाद E2 में, और उसके बाद E1 में, ठीक है। यानी कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि ऊर्जा कम होती चली गई, और उन्होंने वहीं के वहीं डिपोजिशन कर दिया। इस प्रकार से डेल्टा की फॉर्मेशंस हो जाती है। उन्होंने निम्न बातों को विशेष ध्यान दिया कि स्थलाकृति का कैसे डेवलपमेंट होता है। यानी हम एंशिएंट क्लासिक पीरियड की बात करें, यहां ज्योग्राफी डेवलपमेंट की बात आने शुरू होगी कि ज्योग्राफी को डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। अब आगे हम क्लासिक पीरियड की बात करेंगे, जहां सबसे ज्यादा संभावना होती है क्वेश्चंस पुटअप होने की। यूपीएससी का क्वेश्चंस आज आने की संभावना है। इवन दो याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्ट्रैबो की फॉर्मेशन साइज ऑफ डेल्टा हमेशा याद रखना, क्योंकि साइज ऑफ डेल्टा वेरिएशन होता है इन 3 बातों पर, और इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोशिश करूंगा मॉडर्न क्लासिक पीरियड की, और वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इवन दो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों को और आने वाले लोगों को, उनको एक नया ज्योग्राफी पढ़ने का नज़रिया मिले,
और कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल हो सके कैसे एक्सप्लेनेशन दी जाए ज्योग्राफी की, वो मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।